मैंने अभी जो सुबह लेक्चर लिया उसमें डिस्कस किया था बिजनेस रिस्क पे और फाइनेंशियल रिस्क पे। किस पे? बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बताओ बिजनेस रिस्क, एक सेकंड, मैं कहूँ सेल्स से ईबीआईटी कौन सा रिस्क? वहां पे पूरी बिजनेस एक्टिविटीज की बात हो रही है ना। सेल्स बिजनेस एक्टिविटीज है, आपका वेरिएबल कॉस्ट जो भी इनकट होगा भी कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है? ऑपरेटिंग बोल दो या वेरिएबल, आप उसको बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट बोल दो। तो मुझे बताओ जब भी मैं बिजनेस रिस्क की बात कर रहा हूं तो कौन सा इनकम स्टेटमेंट का कौन सा फेज, कौन सा पार्ट? सेल्स से लेके ईबीआईटी, और उसके नीचे कौन सा रिस्क? प्लीज मुझे बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत टेक्निकल डिस्कशन कर रहा है, मैं स्लोली बोलूंगा सारी बातों को, लेकिन ध्यान होना जरूरी है। कुछ भी नहीं लिखना है, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। एक लिवर्ड फर्म होती है, एक अनलिवर्ड फर्म होती है। कौन सी फर्म होती है? लिवर्ड, और दूसरी होती है अनलिवर्ड फर्म। सर लिवर्ड फर्म का मतलब क्या, अनलिवर्ड फर्म का मतलब क्या? जिस फर्म में डेट है, क्या है, उसे लिवर्ड फर्म कहते हैं, और जिस फर्म में डेट नहीं है उसे अनलिवर्ड फर्म कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जिस फर्म में क्या है, डेट है, उसे कौन सी फर्म कहते हैं? लिवर्ड फर्म कहते हैं। जिस फर्म में डेट नहीं है उसे अनलिवर्ड फर्म कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स से ईबीआईटी, तो फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी से ईपीएस, दोनों लिवरेज आ जाएंगे ना उसमें। एक क्वेश्चन पूछता हूं, डेट पे क्या इंटरेस्ट जाता है? स्मॉल आई का मतलब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड कैपिटल आई का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे क्या उससे? क्वेश्चन डेट नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करना है, सोचना है पहले। मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसको डाइजेस्ट कर लो, फिर आंसर देखते हैं। डेट अच्छा या बुरा? मैंने बोला आंसर देना ही नहीं है ना बेटा, पहले क्वेश्चन समझो ना। हाँ करेक्ट, राम ने बराबर बोला, श्री राम ने बराबर बोला। डेट अच्छा या बुरा? अच्छा एक सेकंड, जब मैंने एफएम का एक फर्स्ट लेक्चर लिया था तो आपको बताया था व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्या शेयर होल्डर्स की वेल्थ की बात करता है क्या? नहीं, जब शेयर होल्डर्स के वेल्थ की बात करता है तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। और जब भी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो हम कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात नहीं करते हैं। कौन से शेयर होल्डर्स की बात करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? मेरे पास अगर रिलायंस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स है। कौन से शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर्स। मैंने उसको परचेज किए थे 1,000 रुपीज़ में, आज उसकी प्राइस अगर 1,500 हो गई तो क्या मेरी वेल्थ इंक्रीज हो गई क्या? मैंने आपको एक सेंटेंस ही बताया था कि एफएम का एवरी सिंगल टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड ओनली वन स्टेटमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। वही बात को प्रूव करने जा रहा हूं कि लिवरेज भी उसी बात की बात करता है। लिवरेज, लिवरेज मतलब बेनिफिट। बेनिफिट में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव ऑन प्रॉफिट्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्या एक इंटरेस्ट भी फिक्स कॉस्ट है? हाँ है। डेट की वजह से कौन सी फिक्स कॉस्ट आएगी? इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये डेट अच्छा या बुरा? डेट अच्छा या बुरा? तो डेट अच्छा या बुरा, अगर वो आपके इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करता है तो अच्छा, इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज नहीं करता है तो बुरा। क्लासेस अच्छा या बुरा? क्लास अच्छे या बुरे? डिपेंड्स। अगर वो आपके नॉलेज को, आपकी एग्जाम को पास कराते तो अच्छे, अदरवाइज बुरे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एफएम का, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं है, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सीएस क्लियर करना है। क्लास इज द मींस टू अचीव दैट एंड। तो कहने का मतलब यह है एफएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ की बात करते हैं तो इक्विटी की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं? इक्विटी की। तो डेट अच्छा या बुरा? नहीं यार, डिपेंड्स वाली बात ही नहीं है। डेट अच्छा या बुरा? अगर डेट इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है? तो अच्छा, अदरवाइज बुरा। अभी भी ये सेंटेंस इतना डाइजेस्ट नहीं होगा, मैं पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा, डाइजेस्ट होगा एंड में। मैंने बहुत बार कहा है कि इमीडिएट सारी बातें समझ में नहीं आती, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती। और जब टेक्निकल डिस्कशन करता हूं, जेन्युइनली ये डिस्कशन से आपका परसेप्शन लेवल बहुत चेंज होगा। जो नॉलेज के लिए बैठा है उनकी बात करता हूं, बाकी नॉलेज के लिए नहीं बैठा उसके लिए तो बकवास ही है ये, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। ही विल बी इनडिफरेंट whether he sit here
और मेंटली एब्सेंट रहे प्रेजेंट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन जो जेन्युइनली चीजों को सुन रहा है तो वो समझ पाएगा कि एग्जैक्टली जो सर बता रहे हैं ये सारी बातें प्रैक्टिकल हैं, ये थियोरेटिकल नहीं है। आज का ये जो डिस्कशन कर रहा हूं उसमें आपके स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये डिस्कशन नहीं करूंगा तो एक टॉपिक का मेन क्रक्स, मतलब जो कहूंगा ना कि उसकी फील ही चली जाएगी। तो टॉपिक का मेन फील ये आज के लेक्चर में, बाकी तो आपका एकेडमिकली टॉपिक खत्म हो गया। डेट अच्छा या बुरा वो तो डिपेंड करता है वो इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करेगा तो अच्छा, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न इंक्रीज होता है ना तो उससे इक्विटी की वेल्थ इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? वेल्थ। प्रूव करता हूं आपके साथ। इन्फोसिस जीरो डेट फॉर्म है, डेट है ही नहीं। मान के चलो आप डेट नहीं है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? वो लिवर्ड या अनलिवर्ड? अनलिवर्ड। लिवर्ड मतलब जिसमें डेट है वो लिवर्ड, जिसमें डेट नहीं है वो अनलिवर्ड। तो बताओ इन्फोसिस, विप्रो, लिवर्ड या अनलिवर्ड? विप्रो में भी डेट नहीं, जीरो डेट फॉर्म, तो लिवर्ड या अनलिवर्ड? आपको नहीं लगता है वो डेट न रख के लिवरेज मिस आउट कर रहा है? क्या मिस आउट कर रहा है? डेट नहीं होगा तो क्या एफएल 1 होगा? एफएल क्या होगा? 1। इसका मतलब जितना ईबीआईटी इंक्रीज होगा उतना ईबीटी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? जितना ईबीआईटी इंक्रीज होगा क्या उतना ईबीटी इंक्रीज होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। जैसे डेट आ जाएगा क्या इंटरेस्ट आएगा? तो ईबीआईटी इतना तो क्या ईबीटी इतना जा सकता है? मतलब क्या वो इतना इतने का डिफरेंस मिस आउट कर रहा है डेट न रख के? एम आई करेक्ट? क्वेश्चन ये रीजो, मान के चलो कि आप सीएस बनने के बाद इट माइट हैपन दैट यू गेट अ जॉब इन सम फाइनेंस, यू गेट अ जॉब इन सच कंपनी वेयर यू गेट अ रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। आपका फाइनेंस मैनेजर का रोल है, आपको डे 1 पे असाइनमेंट दिया गया। असाइनमेंट ये दिया गया कि हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए एक प्लेस रेंट पे लेनी है। रेंट पे लेंगे तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आएगी, और हमें उसके लिए कुछ बोरोइंग भी करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। आपको नहीं बोलना है कुछ भी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको डे 1 पे ये असाइनमेंट्स आ गया तो क्या सबसे पहले क्या करोगे ये समझना जरूरी है। मैं इसी बात को लेके कुछ आगे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। जितने जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में डाले ना, उन क्वेश्चन के आंसर्स अभी मैंने दिए नहीं है। जैसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा ना, उसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको पता है कंपनी में इक्विटी का इंटरेस्ट रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है। रेसिडुअल इंटरेस्ट मतलब क्या? सबको देने के बाद बचा तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, बचा तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, तो इसे कहते हैं रेसिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी की डेफिनेशन ही क्या है? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन दी एसेट्स ऑफ द कंपनी। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन दी एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का, कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स होती है। मान के चलो कंपनी बंद हो जाए तो क्या सारी एसेट्स बिकेगी? जितना, हाँ, एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पूरा क्या इक्विटी लेके जाएगा? पहले तो सब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, डेट को देंगे, बैंक लोन वाले को देंगे, क्रेडिटर्स को देंगे, प्रेफरेंस को देंगे, एंड में इक्विटी को बचा तो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो क्या आपको नहीं लगता इक्विटी का रेसिडुअल इंटरेस्ट है? जो बच गया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बताओ एक कंपनी में इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। जो मैं बोल रहा हूं इक्विटी का रेसिडुअल इंटरेस्ट है, तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी ले रहा है कि प्रेफरेंस ले रहा है कि डेट ले रहा है? सीधा है साहब यार। वो तो बात कर रहे हैं कि रेसिडुअल की बात कर रहा है। रेसिडुअल मतलब बचेगा तो लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा, तो रिस्क भी सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? इक्विटी। तो रिटर्न भी सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? क्योंकि प्रेफरेंस और डेट का तो फिक्स है, वो तो फिक्स अपना लेके निकल जाते हैं। नहीं समझ रहे बच्चे मेरी बात? क्वेश्चन वापस बोल देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद मिलेगा। डेट अच्छा या बुरा? दिस इज दी फाइट। उसी बात पे डिस्कशन करके मैंने एक और क्वेश्चन दिमाग में डाल दिया था आपके, कि आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको एक असाइनमेंट्स मिला हुआ है और डिसाइड करना है कि वेदर टू टेक दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑन रेंट और नॉट। उस प्लेस को रेंट पे ले या न ले, ऊपर से लोन उठाएगा, हाँ बोरोइंग भी करना है, तो बोरोइंग हम ले कि न ले। तो इन बातों का डिस्कशन करने के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्रिएट किया। अभी बहुत सारी बातें आपको पता ही है। नेट सेल्स कितना है? 15 CR है। कितना है? 15 CR। ईबीआईटी समझाने की जरूरत नहीं है। ईबीआईटी है 12% ऑफ नेट सेल्स। कितना है? जितना नेट सेल्स होगा उसका 12%। तो 15 CR का 12% आता है 1.8 CR। कितना आता है? 1.8 CR।
इक्विटी 5 CR है, इक्विटी कितना है 5 CR, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 1 CR, ये 13% क्या रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिविडेंड, क्या रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिविडेंड, और ये 15% क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये डेट का इंटरेस्ट है क्या, प्रेफरेंस पे शेयर्स पे ऑलवेज डिविडेंड जाता है जबकि डेट पे ऑलवेज क्या आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्री टैक्स होता है, इंटरेस्ट तो टैक्स के पहले ही आएगा ना, लेकिन डिविडेंड पोस्ट टैक्स, क्या टैक्स के बाद आता है क्या ये, वंडरफुल। मुझे बताओ कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, तो क्या डेट भी है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है मैं कल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, तो मुझे बताओ कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, तो क्या डेट भी है, इसमें से किसको फिक्स मिलता है, क्या प्रेफरेंस को और डेट को क्या फिक्स, क्या प्रेफरेंस को फिक्स डिविडेंड मिलता है और उसका परसेंटेज कितना है 13%, डेट को क्या फिक्स इंटरेस्ट मिलता है उसका परसेंटेज कितना है 15%। आई होप यू ऑल एग्रीड विद दिस, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ओके मुझे बताओ EBIT, कंपनी का EBIT कितना दिया हुआ है 1.8 CR, EBIT में से क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट, बेटा 3 CR को मैंने अब ये ना सारी बातें मैं 3 CR मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आपका जो आंसर भी आएगा वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा विच इज 45 lakhs, 45 lakhs को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं 0.45 CR, नहीं समझ में आती तो बाद में एक्सप्लेन करता हूं कैसे लिखते हैं उसको, लेकिन 3 करोड़ का 15%, 3 CR का 15% 45 lakhs आता है, कितना आता है 45 lakhs, और उसको जब मैं रुपीज इन करोड़ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 0.45 CR लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। EBIT में से मैंने क्या माइनस कर दिया इंटरेस्ट, तो क्या मिलेगा मुझे EBT, क्या मिलेगा EBT। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ये 0.45 इस चक्कर पे ध्यान मत देना, अगर वो नहीं समझ में आते बाद में समझा दूंगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। EBT कितना है 1.35 CR, मान लो टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है तो टैक्स जीरो जाएगा, तो क्या वही पैट बन जाएगा, क्या आपका क्या बन जाएगा वही आपका पैट, पैट कितना आ गया 1.35 CR, क्या इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा क्या, सर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना जाएगा 1 करोड़ पे 13%, तो 13 लाख, 13 lakhs को अगर करोड़ में रिप्रेजेंट करना है तो 0.13 CR, कितना आता है 0.13 CR, इसमें अभी दिमाग मत लगाना 0.13 कैसे आया नहीं समझ में आया तो बाद में समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। 13 lakhs को 0.13 CR भी कह सकते हैं, 45 lakhs को 0.45 CR भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो बचा वो क्या बचेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बचेगा क्या आपका, और वो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 1.22 CR, इसमें किसी को डाउट या कंफ्यूजन है, सबको प्रॉपर्ली ध्यान ना एकदम प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा भी लिख सकता था बेटा, या तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, कैसे लिख सकता था पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या ये भी लिख सकता था क्या, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड को क्या हम नेटवर्थ के नाम से बुलाते हैं क्या, और नेटवर्थ में क्या क्या आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन। अच्छा ये क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है तो क्या ये 5 करोड़ ही क्या नेटवर्थ बन जाएगा क्या, क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मतलब क्या मानेंगे जीरो है, तो क्या ये नेटवर्थ आपका 5 करोड़ है, नेटवर्थ का मतलब क्या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी का फंड, किसका फंड इक्विटी का फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन क्या इक्विटी शेयर कैपिटल तो दिया हुआ है लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया है, तो आपका नेटवर्थ क्या 5 करोड़ होगा क्या, इसमें कोई दिक्कत है। एक मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपसे, आपको आंसर देना, आपको आता ही है ROI का एक और नाम है ROC, फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब खुद का पैसा बाहर का पैसा दोनों मिला के क्या कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है क्या, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उस पर ध्यान से आंसर करना, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल क्या खुद का पैसा, क्या ये भी ओनर का पैसा, क्या ये बाहर का पैसा है, तो टोटल मिला के पैसा आया कितना, क्या 9 करोड़ आया क्या, कितना फाइनेंस कितना रेज हुआ 9 करोड़, क्या यही इन्वेस्ट होगा क्या, और यही इन्वेस्टमेंट कुछ रिटर्न जनरेट करेगा क्या, 100% क्लियर, इसमें कोई भी डाउट जा रहा है आप सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है क्या। ओके ROI का फॉर्मूला रिटर्न EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या पूरा 9 CR आएगा कि नहीं आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या खुद का पैसा बाहर का पैसा, तो खुद का पैसा कितना है 6 CR है, दोनों ओनर है ना, दोनों शेयर होल्डर्स हैं, 5 करोड़ इक्विटी का है तो 1 करोड़ किसका है 1 CR किसका है प्रेफरेंस का है, और 3 CR किसका है डेट का है, टोटल मिला के कितना बन गया 9 CR, इसे क्या कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऊपर क्या आएगा EBIT, ऑल गुड एंड कनेक्टेड। ओके तो मुझे बताओ मैंने यहां पे एक तो ROE कैलकुलेट किया, ROE कितना आया 24.4%, कितना आया 24.4%, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा, 24.4% परसेंटेज क्या ऑलवेज 100 के रेफरेंस में होता है क्या, मतलब इक्विटी के लिए 100 में से 24.4 कमाया,
रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ने जब 100 रुपया दिया तो उस पर कितना कमाया? 24.4। कितना कमाया? 24.4। सबको समझ में आ रहा है? बीच में डिस्कशन नहीं करोगे, ध्यान दोगे। इसमें किसी को डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? ओके। आरओई हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज फॉर्म में कितना है? 24.4%। इसी को हम कहते हैं 100 पे 24 रुपया कमाया, 100 पे 24.4 कमाया इक्विटी के लिए। किसके लिए? नाम ही रिटर्न ऑन इक्विटी, तो उसमें ज्यादा क्या एक्सप्लेनेशन दूं? इसमें कोई दिक्कत है? ओके। नेक्स्ट आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला अभी आपने मुझे बताया था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या खुद का और बाहर का दोनों का पैसा आएगा? क्या खुद का कितना है? 5 इक्विटी का, 1 प्रेफरेंस का और 3 डेट का, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 9 सीआर। तो क्या, और ईबीआईटी कितना है? ये देखो ना, ईबीआईटी यहां पे दिया हुआ है, हमने देखा था ईबीआईटी, हाँ क्वेश्चन में दे दिया था 12% ऑफ नेट सेल्स। तो कितना आया था आपका? 1.80 सीआर। तो क्या 1.80 सीआर 1 करोड़ 80 लाख है क्या आपका? तो 1.80 सीआर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9 सीआर। डिवाइडेड बाय 9 सीआर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ आरओआई कितना आएगा? 20%। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, जितना कंसंट्रेशन अभी मेंटेन रखा है उतना ही ध्यान रखना होगा। 10 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा। आरओआई 20% आया, मुझे इसका मीनिंग समझाना है, ध्यान से सुनोगे। 100 रुपया जब कैपिटल एम्प्लॉयड था, मतलब 100 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड अगर है, तो क्या उस पर 20 रुपया कमाया? कितना कमाया? 20। मुझे बताओ, ये 100 रुपीज कैपिटल, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक और नाम क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? खुद का पैसा प्लस बाहर का पैसा। तो मुझे बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 100 रुपया है, क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड? 100 रुपया। तो बताओ ये कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या इक्विटी का भी फंड है? क्या प्रेफरेंस का भी फंड है? तो क्या डेट का भी फंड है? उस पे कितना कमाया? 20 रुपया। तो ये 20 रुपया जो कमाया, उसमें क्या इक्विटी की भी इनकम है? उसमें प्रेफरेंस की भी इनकम है? तो क्या उसमें डेट की भी इनकम है? ओके। आरओई फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओआई फुल फॉर्म आरओआई का एक और नाम कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई की बात करते हैं तो क्या सिर्फ इक्विटी का ही फंड है? आरओसी की बात करते हैं तो क्या तीनों का फंड है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, क्या तीनों का फंड इंक्लूड है? एकदम क्लियर। क्या ये मतलब आई वुड रादर से टोटल मिला के क्या इक्विटी ने 5 करोड़ दिया था? इक्विटी ने कितना दिया था? 5। प्रेफरेंस से कितना दिया था? 1। और डेट ने कितना दिया था? 3। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 9। क्या यही 9 सीआर जो आया था, क्या वो कहीं इन्वेस्ट किया था? 9 सीआर आया, उसको क्या किया? इन्वेस्ट। इसको इन्वेस्ट किया तो उससे रिटर्न जनरेट हुआ। ये इन्वेस्ट हो गया ना, क्या हो गया? इन्वेस्ट। तो उससे रिटर्न कितना जनरेट हुआ? 20%। ये परसेंटेज फॉर्म में जनरेट हुआ। तो अमाउंट फॉर्म में रिटर्न कितना जनरेट हुआ? 1.80 सीआर। सर ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मुझे बताओ, क्या आरओआई क्या मैंने कैलकुलेट किया? और आरओआई कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला में क्या क्या लिया? ईबीआईटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने क्या क्या लिया? ईबीआईटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 9 करोड़। 9 करोड़ पे ईबीआईटी कितना कमाया? 1.80 सीआर। तो 100 पे कितना कमाया? 100 पे कितना कमाया? 100 पे 20%। कितना कमाया? 20%। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या ये 9 सीआर में इक्विटी का 5 करोड़ इंक्लूड है? कितना इंक्लूड है इक्विटी का? 5 करोड़। उस इक्विटी के 5 करोड़ पे क्या 20% कमाया? कितना कमाया? आप देखो ना, इक्विटी का कितना इंक्लूड है? 5। तो 5 पे 20% कितना होता है? 1 करोड़। अग्रीड है क्या? इक्विटी का कितना है? हाँ ये ले लो। मुझे बताओ, टोटल मिला के 9 सीआर है, करेक्ट है ना? 9 सीआर क्या बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। उससे 5 किसका है? इक्विटी का। उस पे कितना कमाया? 20%। कितना कमाया? 20%। इन्वेस्टमेंट में तो इक्विटी का भी फंड था ना, तो उसमें कितना कमाया? 20%। तो अमाउंट फॉर्म में कितना आएगा? 1 करोड़। क्या 1 करोड़ प्रेफरेंस का भी इन्वेस्ट हुआ था? उस पर भी कितना कमाया? 20%। तो अमाउंट फॉर्म में कितना आएगा? 20 लाख। क्या जब इन्वेस्ट हुआ
तो क्या डेट का भी पैसा गया था? तो डेट का पैसा कितना गया था? 3 करोड़। 3 करोड़ पे 20% मतलब कितना आता है? 60 लाख। तो मुझे बताओ ये 9 CR पे 1 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 60 लाख टोटल मिला के कितना कमाया? 1 करोड़ 80 लाख। क्या 1 करोड़ 80 लाख का EBIT आपके पास अवेलेबल है? अरे हाँ है ना? EBIT किसकी किसकी इनकम है? इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट, क्या तीनों की इनकम है? अभी समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से। इक्विटी ने कितना पैसा दिया था? करेक्ट, इक्विटी ने कितना पैसा दिया था? 5 करोड़। उस पे परसेंटेज फॉर्म में कितना कमाया? 20%। क्या ROI ने 20% दिया? लेकिन एंड में जब ROE कैलकुलेट करते हैं, ROE कैलकुलेट करते हैं, तो क्या वो 20 आ रहा है कि 20 से ज्यादा आ रहा है? नहीं, एक सेकंड, 9 CR आया, कुछ लोगों ने इक्विटी दिया, कुछ लोगों को इक्विटी इश्यू किया, कुछ लोगों को प्रेफरेंस इश्यू किया, कुछ लोगों को डेट इश्यू किया, तो क्या उससे पैसा आया? और पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पर 20% मिला। कितना मिला? 20। तो इक्विटी के पैसों पे क्या 20% जनरेट हुआ? लेकिन एंड में जब ROE कैलकुलेट करते हैं तो 20% आ रहा है कि 20 से ज्यादा आ रहा है? आना तो 20 ही चाहिए। जब आपने कमाया 20 तो एंड में क्यों 24.4% दिख रहा है? क्या 24.4% क्या 20% से 4% ज्यादा है? यही फाइट है। क्या आपका ROE क्या ROI से ज्यादा है? किससे ज्यादा है? ROI से। मैंने क्या पूछा था आपको क्वेश्चन? डेट लेना अच्छा या बुरा? अगर वो इक्विटी के रिटर्न को बढ़ाता है तो अच्छा, इक्विटी के रिटर्न को घटाता है तो बुरा। एस पर ROI इक्विटी का रिटर्न कितना था? लेकिन ROE कैलकुलेट किया तो कितना हो गया? 24.4%। क्या 4% रिटर्न बढ़ गया? तो डेट अच्छा। अभी भी मैंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसको लेके धीरे धीरे कनेक्टिविटी मेंटेन करवा रहा हूं। पहले ये फील कनेक्ट हो गई। ROI में किसका किसका पैसा था? इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डेट का। उस पर कितना कमाया? 20%। उस पर कितना कमाया? 20%। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? लेकिन ROE जब कैलकुलेट करते तो 20% आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा है? आइडियली अगर सोचे तो 20% ही आना चाहिए। ऐसे कैसे? इधर 20% कमाते हो तो जब एंड में कैलकुलेट करने जा रहे तो 24% कैसे बन गया भाई? है क्या 4% ज्यादा हो रहा है क्या? अब समझते हैं। मुझे बताओ 1 मिनट, टोटल मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ था? ध्यान से, अब नेक्स्ट 5 मिनट से एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा। टोटल मिला के कितना? 9 CR। इक्विटी ने कितना दिया था? 5 करोड़। उस पे ROI पे कितना? इक्विटी में ROI कितना आया था? 20%। तो 5 करोड़ पे 20% कितना होता है? 1 करोड़। प्रेफरेंस ने 1 करोड़ दिया था, उस पर भी कितना कमाया था? 20%। तो 1 करोड़ का 20% कितना होता है? 20 लाख। मतलब 1 करोड़ पे 20 लाख कमाया। लेकिन प्रेफरेंस को देना कितना था? 13%। उसका पैसा इन्वेस्ट करके कमाया कितना? 20। उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा ना? पैसा लाया तो कुछ देना भी पड़ेगा। और उसको देना कितना था? 13। अरे हाँ ना? उसको देना था 13। तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड 1 करोड़ पे 13 लाख मतलब कितना जाएगा? 13 लाख। बचा कितना? 7 लाख। बचा कितना? 7 लाख। बताओ ये कौन लेके जाएगा? ये कौन लेके जाएगा? ये इक्विटी वाला। कौन लेके जाएगा? रियल ओनर। ये कौन लेके जाएगा? मैंने तो वही कहा ना, रियल ओनर तो रिस्क ज्यादा लेता है तो उसको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। मैं कोई बिजनेस करूंगा तो ये सोच के करूंगा ना कि सबको देने के बाद मेरे पास कुछ ज्यादा बचना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? तो जब रियल ओनर ने सोचा कि हम प्रेफरेंस से पैसा उठाते हैं, किससे पैसा उठाते हैं? प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस वाले को कुछ देना पड़ेगा। तो बताओ प्रेफरेंस वाले को कितना देना पड़ेगा? 13%। लेकिन उससे उस प्रेफरेंस के अमाउंट ने कमा के कितना दिया? 20%। जब मार्केट में गया तो कमा के भी तो दिया ना? कितना कमा के दिया? 20%। और उसको देना कितना पड़ा? 13%। तो क्या बीच का डिफरेंस बच गया? किसका? इक्विटी का। रेसिडुअल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? वो किसका? इक्विटी। तो क्या ये 7 लाख निकल के यहां से यहां चला गया? इक्विटी का 1 करोड़ तो आ ही रहा था। कितना आ रहा था? 1 करोड़। क्या उसमें 7 लाख ऐड हो गया? क्या बात करते, बहुत से बच्चे सो रहे हैं। बात करते हैं डेट की। मुझे बताओ 15% डेट है। कितना डेट है? 15%। 3 करोड़ का डेट, उस पर क्या 20% कमाया? कितना कमाया? 20%। अर्न किया 60 लाख। लेकिन जब देने की बारी आई तो क्या 15% ही देना था क्या? तो 3 करोड़ का 15% कितना होता है? 45 लाख। उसके पैसों से कमाया 60 लाख। उसको कितना दिया? 45 लाख। तो क्या 15 लाख बच गया? अगेन क्वेश्चन रेज होता है, किसका?
तो ये भी कौन लेके जाएगा? क्या इक्विटी लेके जाएगा? क्या कौन लेके जाएगा? इक्विटी। अरे यस और नो? अगर ये इक्विटी लेके गया तो आप मुझे सोच के बताओ कि इक्विटी के पास उसका तो खुद का 1 करोड़ तो आया ही था। इक्विटी ने कितना दिया था पैसा? 5 करोड़। वो इन्वेस्ट करके क्या 20% आया था? क्या तो 20% कितना मिला था? 1 करोड़। 7 लाख क्या और एडिशनल मिला क्या उसको? 15 लाख और मिला क्या? तो टोटल मिला के कितना मिला? 1.22 CR। अब मुझे बताओ 1.22 CR, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या आपके यहां पर भी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या 1.22 CR आ रहा था क्या? अरे हाँ है ना। अगर आप ROE कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे? ROE। तो ROE का फॉर्मूला क्या है? दिस डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, दिस डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। और क्या नेटवर्थ यहां पे क्या सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है? तो बताओ 1.22 CR डिवाइडेड बाय 5 CR मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करो क्या वही यहां पे हो रहा है क्या आपका? 1.22 CR डिवाइडेड बाय 5 CR मल्टीप्लाई बाय 100। क्या 24.4% हुआ? किसके वजह से? नहीं, ये किसका रिटर्न है? ROE का। क्या ये क्वेश्चन में, ये एग्जांपल में डेट की वजह से इक्विटी को फायदा हो रहा है? क्यों फायदा हो रहा है? एक सेकंड। डेट जब उठाया तो कितने टक्के पे उठाया? 15% पे। उसी को इन्वेस्ट किया तो कितना मिला? 20%। 20 मिला, 15 दिया, 5 बचा, इक्विटी लेके गया। सेम प्रेफरेंस में हुआ। प्रेफरेंस से पैसा कितना उठाया था? 1 CR। इन्वेस्ट किया, कितना मिला? 20%। लेकिन प्रेफरेंस को देना कितना पड़ा? 13%। बच कितना गया? 60%। कौन लेके गया? इक्विटी। क्या इक्विटी का रिटर्न बढ़ रहा है? इक्विटी ने 5 करोड़ दिया, उस पर कमाया 20%। कितना कमाया? अमाउंट फॉर्म में 1 करोड़। लेकिन क्या उसको जो डेट से जो बचा था, नहीं डेट को देने के बाद जो बचा था, क्या वो भी मिला? प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचा था वो भी मिला। तो क्या उसका रिटर्न बढ़ गया? तो बताओ उसका रिटर्न एंड में ROI जितना ही आएगा कि उससे ज्यादा आएगा? तो बताओ ये सिचुएशन में डेट अच्छा या बुरा? क्योंकि वो इक्विटी के रिटर्न को बढ़ा रहा है तो डेट अच्छा, घटा रहा है तो बुरा। नहीं समझे मेरी बात? आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बातों को? यहां पर ये जो डिस्कशन कर रहा हूं ये नॉलेजेबल डिस्कशन है, ये लॉजिक है। एंड इफ यू एक्सपेक्ट कि इसको भी जोक मार के पढ़ाओ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि यही डिफरेंस है थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। और कुछ बच्चों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, वो सो जाते हैं, ध्यान भटकता है उसका। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हो, सुन रहे वो सुने मेरी बात को ध्यान से। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा। एकदम बराबर से कनेक्ट हुआ? कोई डाउट तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन? ओके, अभी भी एकदम 100% मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट एक बात का जस्टिफिकेशन दे दिया। क्या आपका ROE क्या ROI से ज्यादा होने का रीजन समझ में आया? क्यों, क्या रीजन समझ में आया? क्यों? पैसा तो उठाया था, प्रेफरेंस से भी पैसा तो उठाया था, डेट से भी, और उनको कुछ देना था, लेकिन उनको जितना देना था उससे ज्यादा कमाया। तो हाँ, डेट को कितना देना था? 15%, लेकिन उसके पैसों पे कमाया कितना? तो बीच का 5% बच गया ना, ये कौन लेके जाएगा? इक्विटी। प्रेफरेंस के पैसों से कितना कमाया? उसको देना कितना था? तो बीच का 7% कौन लेके गया? इक्विटी। इक्विटी को तो फायदा ही हो रहा है, उसके पैसों पे 20% तो कमाया ही था, और ऊपर से जो प्रेफरेंस को देने के बाद जो बच गया वो भी इक्विटी लेके गया। डेट को देने के बाद जो बच गया वो भी कौन लेके गया? इक्विटी। तो इक्विटी का रिटर्न तो 20% से बढ़ना ही चाहिए, ऑब्वियस है। अब 5 करोड़ पे इक्विटी ने 1 करोड़ नहीं कमाया, 5 करोड़ पे इक्विटी ने कितना कमाया? 1 करोड़ 22 लाख। कितना कमाया? 1 करोड़ 22 लाख, 1.22 CR। तो उसका रिटर्न 20 का 20 रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? 24.4%। एक मिनट, डिसीजन जब लेना होता है तो फाइट यहां पर होती है। क्वेश्चन का आंसर, डेट अच्छा या बुरा? इफ स्मॉल आई वुड रादर से ROI इज ग्रेटर देन I। ROI का मतलब आपको पता है, स्मॉल आई का मतलब आपको पता है। स्मॉल आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका ROI अगर I से ज्यादा है तो डेट अच्छा है, अगर उससे कम है तो डेट बेकार है। डेट से 15% पैसा उठाया, उसको इन्वेस्ट किया तो 10% ही मिला। कितना मिला? एक सेकंड समझाता हूं। 15% उठाया तो 10% ही मिला, तो उसको देने के लिए नहीं, डेट का इंटरेस्ट फिक्स
कि प्रॉफिट होगा तो देंगे तो नहीं देंगे, ऐसा है क्यों? फिक्स है, बराबर है। मान के चलो डेट से जो पैसा उठाया, कितना उठाया था? 3 करोड़। उसको इन्वेस्ट किया तो उससे 10% ही आया, 30 लाख आया। कितना आया? और उसको पेमेंट कितना कर रहा था? 45 लाख। तो 15 लाख क्या घर से देना पड़ेगा? घर से देना मतलब कौन देगा? इक्विटी देगा। तो मतलब इक्विटी ने अपना जो कमाया था, क्या उससे से पैसा देना पड़ेगा? क्या इक्विटी ने अपना क्या 1 करोड़ कमाया था ना? 5 करोड़ पे कितना कमाया था? 1 करोड़। तो क्या वहां से 15 लाख निकाल के क्या डेट को देना पड़ेगा? नुकसान तो होगा। तो क्या इक्विटी का रिटर्न घट जाएगा? क्या एकदम नेचुरल फीलिंग वाली बात है, ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आ रही क्या? तो क्या उस पे इक्विटी के रिटर्न पे इंपैक्ट नहीं आएगी? क्या आएगी? मैंने क्या कहा? डेट अच्छा या बुरा नहीं बोलना है। इफ ROI इज ग्रेटर देन स्मॉल आई, आई वही बोलोगे, स्मॉल आई। इफ ROI इज ग्रेटर देन स्मॉल आई, डेट बेटर, डेट इज गुड। इफ ROI इज लेस देन स्मॉल आई, डेट इज बैड। अगर ROI इज ग्रेटर देन स्मॉल आई तो क्या वो इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करेगा? किसको इंक्रीज करेगा? इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करेगा। लेकिन ROI इज लेस देन स्मॉल आई तो क्या इक्विटी के रिटर्न को और घटा देगा? क्या? क्योंकि इक्विटी को अपना जो कमाया उससे किसको देना पड़ेगा? डेट को। और वो देना पड़ेगा तो उसका रिटर्न क्या हो जाएगा? कम। आई होप यू गेट माय पॉइंट। एक बात ये समझाता हूं, मुझे बताओ EPS का फॉर्मूला क्या है? क्या हम इसी को कंसीडर करते हैं क्या? और ROI कैलकुलेट करने के लिए क्या उसी को कंसीडर करते हैं? एक सेकंड। EPS का फॉर्मूला अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ROE का फॉर्मूला अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या दोनों फॉर्मूले में क्या यही अमाउंट कंसीडर होता है? अरे हाँ है ना। EPS का फॉर्मूला मान के चलो फर्स्ट ईयर का, मैं ये वैल्यूज को ये एग्जांपल के साथ रिलेट मत करना, ये वैल्यूज टोटली डिफरेंट वैल्यूज है। फर्स्ट ईयर का अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 आया। कितना आया? 10,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 थे। कितने थे? 1000। मुझे बताओ क्या EPS 10 आएगा? कितना आएगा EPS? 10। सेकेंड ईयर में ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 20,000 हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 ही है, तो ये कितना आएगा? 20। थर्ड ईयर में अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? 30,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1000। तो क्या ये 30 आएगा? क्या एक सेकेंड, क्या हर साल EPS इंक्रीज हो रहा है? 10 से कितना? 20, 20 से कितना? 30। जनरली इन्वेस्टर्स के लिए यह सबसे बड़ा पैरामीटर है कि उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे कि ना करे। मुझे बताओ हर साल अगर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इससे EPS इंक्रीज होगा? EPS इंक्रीज होगा तो क्या इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे? अरे हाँ है ना। अगर इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी? अगर शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो क्या शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी? क्या? एंड दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो क्या लिवरेज अब मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग लिवरेज की नहीं, फाइनेंशियल लिवरेज। किसकी बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल लिवरेज में क्या डेट आता है? क्या बताओ डेट अच्छा या बुरा? रुको, नहीं आप नहीं बोलोगे। डेट अच्छा या बुरा? आंसर किस तरह से देना है? इफ ROI इज ग्रेटर देन स्मॉल आई तो डेट क्या इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करेगा? अगर इक्विटी का रिटर्न इंक्रीज होगा तो क्या EPS इंक्रीज होगा? EPS इंक्रीज होगा तो क्या उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी? अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो क्या शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी? तो क्या लिवरेज भी क्या इसी पॉइंट पे बात करता है? क्या हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ? नहीं समझा? अब बात समझ में आ रही क्या? Every single topic of FM boils down to this particular statement only, how to maximize shareholders wealth. क्या लिवरेज भी क्या शेयरहोल्डर्स के वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन की बात करता है? क्या तो सर आपने कहा इन्फोसिस जीरो डेट फर्म है, तो क्या उसको क्या रिटर्न और इक्विटी के रिटर्न को बढ़ाने की इच्छा नहीं होती है? हाँ होती है, लेकिन मैंने ये कहा कि बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर अगर आपको ये असाइनमेंट दिया जाए कि आपको डेट उठाना है कि नहीं उठाना है, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि हमारे बिजनेस का रिस्क क्या है, हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है कि नहीं है। नहीं समझे? वॉलेटाइल मतलब रिस्की, फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं, उसको वॉलेटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कल क्या हो पता नहीं, आज अच्छा है, हो सकता है एक महीने के बाद बेकार हो जाए, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनकी मेन रेवेन्यूज फॉरेन कंट्री से आती है, और फॉरेन फ्लक्चुएशन रेट्स में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उनकी बिजनेस रिस्क बहुत ऊपर नीचे मतलब साइक्लिक मूवमेंट पे चलते हैं। पता नहीं आज अच्छा तो कल बेकार, आज अच्छा तो कल बेकार, आज अच्छा तो कल बेकार। बिजनेस इतना रिस्की है और ऊपर से डेट उठा लो तो क्या और ज्यादा रिस्की बन जाएगा? मतलब बिजनेस रिस्क तो एकदम स्ट्रांग है और ऊपर से आप डेट उठा के क्या फाइनेंशियल रिस्क को भी इंक्रीज कर रहे हो क्या? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि अगर डेट उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, अगर बिजनेस रिस्क मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब ज्यादा नहीं है,
फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, वॉलेटाइल ज्यादा नहीं है, साइक्लिक मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो डेट उठाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस मूवमेंट, साइक्लिक मूवमेंट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क क्रिएट मत करो। कॉमन सेंस। मुझे बताओ, एक पर्सन है जो महीने के 2 लाख कमाता है और उसको एक घर खरीदना है, उसको 1 करोड़ की लोन चाहिए और उसका मंथली ईएमआई आने वाला है 1 लाख रुपया। कितना आने वाला है? 1 लाख। अब बताओ कौन सा इंडिविजुअल, कौन सा पर्सन लोन उठा सकता है जिसकी इनकम स्टेबल हो या जिसकी साइक्लिक हो? उसको पता है हर महीने 2 लाख आता ही है। लेकिन एक जन को पता है आज 2 लाख आया, पता नहीं नेक्स्ट मंथ 10,000 मिले कि ना मिले, तो क्या ऐसा बंदा क्या लोन उठा सकता है? क्या डेट ले सकता है? क्या लोन बोरो कर सकता है? क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत हाई फंडू आंसर नहीं है, लेकिन सोचोगे तो समझ में आता है कि अगर बिजनेस रिस्क कम है तो उठाओ डेट, लेकिन बिजनेस रिस्क ज्यादा है तो डेट मत उठाओ। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है? तो आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो बताओ, डेट अच्छा या बुरा? इफ ROI इज ग्रेटर देन I, डेट इज गुड। If ROI is ROI is greater than small I, तो that is good. If ROI is less than small I, that is bad. I hope मैंने ये एग्जाम्पल एक क्रिएट किया था, उससे आपको समझ में आया होगा कि बाउंसर गया। जो बच्चे ध्यान दे रहे उनको तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसका रिलेवेंस, हाँ ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर। मैंने 2 जन की रिलेशनशिप की बात की, एक तो ROI का ROE के साथ, ROI का क्या ROE अगर ग्रेटर देन ROI है तो 100% डेट का एडवांटेज मिल रहा है। क्या मिला? डेट का। और जहां डेट का एडवांटेज मिलता है उससे हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहते हैं उससे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ डेट टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या डेट यूज करने से क्या इक्विटी का रिटर्न इंक्रीज हो सकता है? लेकिन कब? करेक्ट है, कब? ROI इज ग्रेटर देन स्मॉल आई, ग्रेटर देन स्मॉल आई। क्या डेट का यूज करने से इक्विटी का रिटर्न इंक्रीज हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। डेट के पैसों से 20% कमाया, देना कितना है? 15%, तो बाकी का 5% कौन लेके जाएगा? इक्विटी। तो इक्विटी का रिटर्न तो इंक्रीज होना ही है। तो डेट को यूज करने से जो इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज करते हैं उसी को टेक्निकल टर्म में कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहते हैं उसे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो बताओ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या बन गया? यूज ऑफ डेट टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या डेट का यूज करो अगर वो आपके इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज कर रहा है तो, अदरवाइज नहीं। नहीं समझे मेरी बात? दिस इज द डिस्कशन ऑफ ROI स्मॉल आई का रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई भी कंफ्यूजन है क्या? लिख लो इतना पार्ट। एक तो ये लिखोगे आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला, नहीं लिख ही लो यहां पे, नहीं तो क्या PDF तो आपका PDF में रह जाएगा। ये एग्जांपल लिख लो फास्ट। नेट सेल्स कितना दिया है? 15 CR। कितना दिया है? 15 CR। ROI पहले मिलेगा ना। ROI कब कैलकुलेट किससे होता है? EBIT डिवाइडेड बाय EBIT आया तो ROI कैलकुलेट हो जाएगा। EBIT किसकी इनकम? इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट, तीनों की। क्वेश्चन बराबर से पूछ। सी ऑलवेज जब भी कोई कामकाज करते हो, क्या आपने CS में एडमिशन लिया तो ये डिसाइड करके लिया कि पास हो ही जाऊंगी, कि एस्टिमेशन करके आए कि मैं इतनी मेहनत करूंगी तो इतना होगा, हम इतना करेंगे तो इतना होगा? तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबके पहले एस्टिमेशंस आते हैं। क्या आते हैं? सबसे पहले एस्टिमेशंस। रिलायंस जियो जब स्टार्ट हुआ था तो मुकेश अंबानी को रात को सपना और उसे स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा ना। 16 में लॉन्च हुआ तो उसकी प्रिपरेशन 2007 से स्टार्ट हो गई थी। तो जब उस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सारी बातों की जब पूरी टीम बैठ के डिस्कशन करती है, कितना पैसा लगेगा, कहां से उठाएंगे, कहां से आएगा, फिर वो सब उसके रेट मतलब पैसा उठाएंगे तो कितने % पे मिलेगा, ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न, ये सब एस्टिमेशंस हैं। ये सब क्या है? एस्टिमेशंस कब होते हैं? प्रोजेक्ट होने के बाद कि प्रोजेक्ट होने के पहले? तो प्रोजेक्ट होने के पहले ये सारे एस्टिमेशंस होते हैं, और प्रोजेक्ट होने के पहले उनको लग रहा है कि हमारा ROI, हम जो डेट का इंटरेस्ट मार्केट में पता ही होता है, वो तो इंटरेस्ट इतने चल रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम ROI अगर स्मॉल आई से ज्यादा कमा सकते हो, डेट उठा लो, तो उसका एडवांटेज किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा।
उससे क्या कंपनी की शेयर प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो सकती है क्या? लेकिन दीज ऑल आर एस्टिमेशंस, व्हाट वी टॉक अबाउट इज डिसीजन मेकिंग ना। तो आप बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर डिसीजन ले रहा है, और डिसीजन तो प्रोजेक्ट के पहले लेना पड़ता है कि प्रोजेक्ट के बाद होगा, प्रोजेक्ट के पहले होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। फ्लक्चुएशंस बिजनेस के जजमेंट पे, मतलब जैसे कि हमारा बिजनेस है तो हमें पता होता है कि फ्लक्चुएशंस क्या आते हैं, तो वो तो एक बिजनेस ओनर को पता ही होता है कि हमारे बिजनेस में, उसका अगर एक्सपीरियंस है, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करा तो ही नोज वेरी वेल। और अगर नया बिजनेस भी है तो मार्केट सर्वे करके समझ सकता है कि इसमें क्या क्या रिस्क है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? बाइक चलाते हो, बाइक तू घर पे जाके सो तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये सोने को मतलब अभी झापड़ मारूंगा अगर तू नेक्स्ट टाइम तो है ना, तू घर बाहर निकाल दूंगा तुझे यहाँ से। सोता है बोलो ना, सोता नहीं हो करके। हाँ सिखा देता हूँ, वो मुझे पता है वो दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन अभी उस पर ध्यान अच्छा नहीं दिया। और 3 CR मल्टीप्लाई बाय 15, 3 को मल्टीप्लाई बाय 15% कर दे। 3 करोड़ मत लिख, सिर्फ 3 लिख। 3 मल्टीप्लाई बाय 15% कर दे, 0.45 आएगा। अब उसको आपने जब 3 CR को करोड़ में लिखा है तो भी करोड़ में ही है, लेकिन पूरा 3 CR लिखेगा इस तरह से। देख, अगर पूरा 3 CR लिखा होता तो तुझे आंसर क्या मिलता है इसका? मल्टीप्लाई कर इसको 15% से तो 45 लाख मिलता। क्या मिलता? 45 लाख। अगर तुझे करोड़ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1 CR कर दे। क्या डिवाइड बाय 1 CR कर तो क्या मिलेगा? 0.45 मिला। क्या मिलेगा? 0.45। लेकिन मैं तो कह रहा हूं 3 को ही सिर्फ 15% से मल्टीप्लाई कर। 3 को ही 15% से मल्टीप्लाई कर। क्या 0.45 CR आ रहा है क्या तेरा? कितना आ रहा है? 0.45 CR। तो जब तू करोड़ में बात कर रहा है तो फिर ये भी करोड़ बन गया। क्या बन गया? 0.45 करोड़। और 0.45 करोड़ इज नथिंग बट 45 lakhs। ईबीटी कितना है? हाँ जी, पीछे वाले बच्चे स्लो हैं, हम फटाफट ऊपर जा रहा हूं। ये हो गया, लिख के हो गया, ये हो गया, और ऊपर जाओ क्या? कोई नीचे बोला पर ऊपर बोल रहा है। बस मैं यहां से भी 2 मिनट रुक रहा हूं, 1 मिनट रुकता हूं यहां पे, 1 मिनट रुकता हूं यहां पे। हेडेक है? जाना है क्या? कल डॉक्टर के पास नहीं गए थे क्या? क्या बोला? कि इलाज ही नहीं है इसका, ऐसा क्या? यूनिक खोपड़ी है क्या? हाँ, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिशियन आएगा तो फिक्स करेगा। ट्रिप ये बार बार ट्रिप हो जा रहा है, तो इज कमिंग, लंच में आ जाएगा तो चेक कर लेता है। नहीं अच्छा है बेटा, अपन को एग्जाम तक चाहिए भी नहीं बेटा। हाँ, दिस इज गुड। मैं यही रखूंगा, लिखना है तो लिखो वरना छोड़ दो। नहीं रुको, अभी 1 मिनट रुकता हूं यहाँ पे। ये क्या पागल बना दोगे? ऊपर करो नीचे करो, क्या है? क्या सर्कस चल रहा है क्या इधर? हर्षित तूने कुछ बोला? कोशिश भी मत करना बोलने की बेटा, अरे देर को देख के बच्चे खुश हो जाएंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा चाहिए आज, 15 मिनट चाहिए और। पढ़ाए चुपचाप बैठो। नहीं 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 नहीं, दिमाग खराब कर रहे हैं यार। एक 10 मिनट में घूम के आता प्रेस्टीज रूम। बट सर आन दे उसको भी सिखाता हूँ थोड़ा बहुत, आन दे उसका। डिसाइड कर पहले, नीचे या ऊपर। होली में आपने प्लान बना ही लिया होगा बेटा।
अब तू तो सो रही थी अभी, इसलिए करण के बगल में तो सो ही जाएगा तेरे, इसके बगल बैठेगा तो। हाँ, ओमकार के बगल में बैठी तो कर इधर। तू नहीं। चलो हो गया, बस यहीं तक लिखना, उससे आगे नहीं लिखना है, राइट यहीं तक लिखना। RO इज ग्रेटर देन ROI। क्या बोल रहा है? खुशी बहुत हो गया, तो डांट खाएगी। आपने किसी ने किंजल का मोबाइल देखा है क्या? खुद का ही नहीं देखा, तेरा मोबाइल कहां से देखेंगे? बेचारे बच्चे यूज ही नहीं करते मोबाइल, उनको कितने सारे मैसेज आते लेकिन फिर भी आंसर नहीं करते। देखना है कि नहीं? करते हो क्या आंसर? ये तो अभी कितने दिनों के, अभी तो सब नया नया लगता होगा तेरे को सब। क्यों? समझ में आता है क्या सब कुछ? वेरी गुड। ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना है, ये वाला लिखो। ये लिख लो। हाँ ये हाँ, ऊपर वाला बीच वाला नहीं लिखा था, इतना लिखो। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे, किसने पूछा था? पता नहीं, कोई तो लड़की आई थी। ओए हाँ, अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा अभी। हाँ, वायरस तो मरेगा, ध्यान रखना। तू कुछ नहीं करेगा तो भी मरेगा बेटा। हाँ, कितने अच्छे बच्चे हैं। सृष्टि, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे हो गया। एक कौन है कबीर वाला? हर्षित तू बोला क्या? अक्षत बोला होगा। हाँ, कुछ ने बोला इसलिए ऐसा किया ना, मैं क्या करूं? क्या खुशी यार, तू भी छोड़ना, टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। नहीं, एकदम बस, एकदम बढ़िया दिख रही तू। मोबाइल तेरा ऊपर है। आज आपकी DT पे टेस्ट है ना आपकी? करंट, अगर कोई भी आवाज कर रहा है, एक भी स्टूडेंट आवाज किया ना, तो पेपर लेना ही मत। रिमलिम, रिमझिम, अरे झालं काय? हे काय चाललंय यार तुमचं? बेसिकली लिखना ही नहीं था आप लोग को, ये लिखा था। लिखो लिखो। चलो हो गया क्या? मुझे एक 5 मिनट एक्सप्लेनेशन देना है, 5 मिनट्स। ये क्या, ये आधे आधे घंटे के लेक्चर में क्या बस बस करो? ये समझ में आता है ना, रिकॉर्डिंग का टाइम दिख रहा है। क्या बोल रही है? हाफ एन आवर के लेक्चर में यार बच्चे थक जाते हैं।
क्या हो गया? कोई है क्या? अरे काय चालले? पटकन लिया. ये बाहर वाले बच्चों को मराठी समझती है क्या?